हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो? आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। हाँ भाई। तो हेडिंग डालो। रजिस्टर मतलब हमारा चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब तो होता है, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब ये टुकड़ा है, भाग है, युक्ति है, वही तो कहलाएगा प्रतिरोधक। प्रतिरोध उसका गुण है। तो प्रतिरोध है वो क्या होता है? गुण। जैसे कैपेसिटर है, उसका गुण क्या होती है? धारिता। कैपेसिटर का गुण होता है कैपेसिटेंस। इंडक्टर का गुण होता है इंडक्टेंस। तो रजिस्टर का गुण क्या है? रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर हमारे पास होता है प्रतिरोधक। ये कोई भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ का भाग है या युक्ति है। पदार्थ का भाग या युक्ति जो धारा के प्रवाह में क्या करता है? बाधा। जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। पूछे रेजिस्टेंस किससे कहते हैं? और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध किसी पदार्थ में वह गुण जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करें। तो रेजिस्टेंस एक गुण है, रजिस्टर एक क्या है? युक्ति है। क्या हुआ? पूछ रहे थे क्या कोई? ठीक है। किसी पदार्थ में वह गुण जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो पहला तो ये देखना, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में हल्का सा क्या होता है? फर्क होता है। रजिस्टर में और रेजिस्टेंस में। रजिस्टर टुकड़ा है, भाग है। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं क्या लूंगा कि भाई मुझे ना 2 रजिस्टर दो, 4 रजिस्टर दो, रजिस्टेंस छोड़ देंगे। रजिस्टेंस उसका गुण है। रजिस्टर वो भाग है, युक्ति है, टुकड़ा है। वो क्या आता है हमारे पास? तो ये रजिस्टर और रेजिस्टेंस के अंदर फर्क होता है, ये ध्यान रखना। किसमें फर्क होता है? रजिस्टर और रेजिस्टेंस। लिख लिया? अरे साथ के साथ लिख लो भाई, अभी तो आसान सा ही भाग है, तब थोड़ी ना है। और ध्यान रखो कि आपके इलेक्ट्रीशियन के लिए या इलेक्ट्रिक मैकेनिक वाले जो भी हो, आपकी जो गहराई वाला टॉपिक अब शुरू हुआ है, जब हम डिटेल में जाएंगे। अभी तक तो हमारे तुमने जो टॉपिक पढ़ा इससे पहले उसका नाम ही क्या था? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वही तो देखी थी हमने। कोई अमीटर पूरा थोड़ी पढ़ा, वोल्ट मीटर पूरा थोड़ी पढ़ा। अमीटर वोल्ट मीटर पूरा तो मापक यंत्र में पढ़ते हैं। यहाँ तो बेसिक जानकारी होता है, अमीटर कैसे लगाया जाता है, होता क्या है। वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, होता क्या है, करता क्या है, माप कैसे बढ़ाते हैं। बाकी इसके ज्यादा गुण तो कहाँ है भाई? मापक यंत्र में पढ़ते हैं।
अब हमारे पास ये जो चैप्टर है, अब आगे गहराई के साथ ही चलेंगे। लिख लिया? ओके। अब देखो कि सबसे पहला मामला आपको मैं पूछूं, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो आप मात्रक बताएंगे। ऐसा ही मात्रक हमारे पास होता है क्या भाई? ओम। ये होता है, या मैं इसको ओम को ऐसे डिनोट करता हूं, और यहाँ आप हिंदी में ओम ऐसे लिखते हैं। इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इसीलिए तो ये ओम है। सीजिस मात्रक क्या होता है भाई? सीजिस मात्रक होता है अब ओम। चलो, केवल नाम ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक आपके पास शब्द आता है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम क्या होता है? तो ध्यान देखें कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम, ये होता है 1.00049 ओम। एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर क्या होता है? 1.00049 ओम होता है। अब अंतरराष्ट्रीय ओम ज्ञात कैसे किया जाता है? सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय ओम को ज्ञात करना होता है तो एक पारे का स्तंभ लिया जाता है। कौन सा स्तंभ लिया जाता है? पारे का। ध्यान से देखो, ये हमारे पास पारे का स्तंभ है, कॉलम है कि नहीं है? एक पारे का स्तंभ है। पारे का स्तंभ ऐसा हो जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या होना चाहिए? नियत। क्षेत्रफल नियत का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पास ये क्या रहना, एक ही तरह का रहना चाहिए एरिया। ऐसा नहीं है ऊपर मुंह चौड़ा हो गया, बीच में संकरा हो गया, फिर चौड़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत का मतलब है बेलनाकार भाग जो है वो क्या होना चाहिए? एकदम नियत क्षेत्र होना चाहिए। जितना क्षेत्र ऊपर उतना ही बीच में होना चाहिए, उतना ही नीचे होना चाहिए। और इसकी लंबाई है, इस पारे के स्तंभ की लंबाई कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर। और इसका वजन जो है 14.4521 ग्राम है। यदि ऐसा है तो इसके दोनों सिरों के बीच जो प्रतिरोध का माप है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय ओम। एक पारे का स्तंभ लिया जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई? नियत। और इसकी लंबाई 106.3 सेंटीमीटर, इसका वजन 14.4521 ग्राम। तो इसके दोनों सिरों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक अंतरराष्ट्रीय ओम। तो अंतरराष्ट्रीय ओम। सवाल परीक्षा में आज तक दो ही पूछा था, आगे का ध्यान रखना है। पहला सवाल है, बताइए अंतरराष्ट्रीय ओम किसके बराबर होता है? तो 1.00049 ओम। दूसरा पूछा किससे ज्ञात किया जाता है? पारे का स्तंभ द्वारा। इसका नहीं पूछा, लेकिन ये ध्यान रखें, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? नियत। लंबाई क्या होनी चाहिए? 106.3 सेंटीमीटर। और वजन कितना होना चाहिए? 14.4521 ग्राम। ठीक है।
आप देखो, इसको चिन्ह लिखो तो प्रतिरोध का ऐसा है, जैसे गाड़ी में स्पीड ब्रेकर होता है ना, ये रोड पर, उसी प्रकार वो गाड़ी की स्पीड को कम करता है, ये धारा की स्पीड को कम करता है। धारा की गति कम कौन करता है? यही करता है। तो धारा के पूर्व में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध लिख दो, चाहे कई जगह पर ये भी प्रतिरोध लिख दिया जाता है। वो कहता है ये भी क्या है? प्रतिरोध। अब इससे मैं प्रतिरोध भी कह सकता हूं, और प्रतिरोध एक प्रकार का लोड भी होता है। क्या होता है? लोड। और ये जो दोनों प्रतिरोध है ना, ये नियत मान का कहलाएगा। कौन सा मान है? नियत मान का मतलब आप मार्केट से 5 ओम का लाए तो 5 ओम का है, 18 ओम का लाए तो 18 ओम का है। आप कहेंगे यार लेके तुम्हें 18 ओम का है, अब मुझे काम है 15 ओम लेना, तो आप नहीं ले सकते। ये 18 ओम का तो 18 ओम का ही है, इसका मान परिवर्तन नहीं कर सकते। और एक हमारे पास प्रतिरोध का चिन्ह एक ये है, ये हमारे पास परिवर्ती प्रतिरोध है। कौन सा है? परिवर्ती, जिसका मान आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं? चेंज। जैसे आपने पंखे का रेगुलेटर लगाया है, आपने रेगुलेटर के पीछे वाला कभी भाग खोला होगा, अभी अभी इस वाला नहीं, ये तो एशियाड और ट्राइक का बना हुआ है। जो पहले बड़ा वाला आता था, जिसके 3 तरफ जालियां होती थी ताकि ऊष्मा बाहर निकल सके, गर्म होता था वो, उसको खोलोगे तो पीछे ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट पे घूमते हैं, बीच में क्या होता है? रजिस्टर होता है। रजिस्टर होता है, रजिस्टर क्या करता था? वोल्टेज का ड्रॉप करता था। वोल्टेज ड्रॉप करने से पंखा क्या चलता था? धीरे। तो पुराने टाइम में जो पुराना टीचर वो एक सवाल कॉमनली पूछता था, पंखा धीरे चलेगा तो बिल ज्यादा आएगा, तेज चलेगा तो बिल ज्यादा आएगा? ये पुराना सवाल था। तो धीरे चलता तो बिल क्या था? ज्यादा, क्योंकि पंखा का जो रेगुलेटर वोल्टेज ड्रॉप करता था, जिसके कारण हीट जनरेट होती थी। पंखा भले तेज मत चलो, हीट ज्यादा जनरेट हो रही थी, इसलिए उसके तीनों तरफ क्या आती थी? जाली। अब वो सवाल खत्म हो गया, क्योंकि अब हम प्रतिरोध का तो रेगुलेटर लगाते ही नहीं है। रेगुलेटर लगाते इतना सा छोटा सा आता है, तो छोटा सा आता है, उसमें प्रतिरोध है क्या? नहीं। प्रतिरोध होता तो गर्म होता, गर्म होता तो उसमें निकलने के लिए जगह चाहिए, तो इसका मतलब इसमें प्रतिरोध नहीं है। एशिया और ट्राई का बना हुआ बड़ा, ये इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है। पहले वाला जो रेगुलेटर था वो प्रतिरोध का बना हुआ था। तो प्रतिरोध का जो रेगुलेटर है, प्रतिरोध को आप आवश्यकता अनुसार मान चेंज करे थे कि नहीं करे थे? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। जिस प्रतिरोध का मान आवश्यकता अनुसार चेंज करो, वो कौन सा प्रतिरोध कहलाएगा? परिवर्तित। आप यदि मान लो कोई कॉलेज में गए हो, और कॉलेज में भी बाय द वे यदि आप लेबोरेटरी में गए हो, तो एक ब्लैक कलर सा पड़ा रहता है रियोस्टेट। तो जिन्होंने हाँ बोला उतने गए हैं। तो वो ब्लैक कलर पड़ रहा, उसके ऊपर एक भाग लग रहा था, उसको दबा के आप आगे या पीछे खिसका सकते हैं। इससे प्रतिरोध का मान परिवर्तन होता है। तो वो भी हमारे पास प्रतिरोध का मान परिवर्तन होने वाला परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहते हैं? वेरिएबल रजिस्टर। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई? परिवर्तित मान। मैं 2 बना दूं, तो नियत मान और परिवर्तित मान का मतलब तो समझ गए ना? अरे आप साथ के साथ लिख लिया करो, लिख लो लिख लो, बना लो चिन्ह। अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, केवल यही काम नहीं आता है, ये यहाँ के अलावा इसका रोल जो है इलेक्ट्रिशियन में तो है ही है। सीबीटी 1 में 6 से 7 सवाल आते हैं मौलिक विद्युत के, वो आपके सारे इलेक्ट्रिशियन से आते हैं। इस इलेक्ट्रिशियन की स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स आते हैं, 6 से 7 सवाल सीबीटी 2 के पार्ट ए में। 3 के आसपास सवाल आएंगे आपके सीबीटी 1 में, या 2 या 3। पिछली बार तो ग्रुप डी में तो 3 आए थे आपके, 1 या 2 तो आए थे सीबीटी 1 में भी। सब यहीं से आते हैं। लिख लिया?
चलो, अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट मामला। नेक्स्ट है, मैं सबसे पहले आपको आसान भाग पढ़ाता हूं, प्रतिरोधों का संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। फिर इन दोनों को मिलाकर संयोजन करेंगे जो मिश्रित क्रम संयोजन होगा। संयोजन को ध्यान से आप देखना। तो प्रतिरोधों का संयोजन हेडिंग डाल दो। प्रतिरोधों का संयोजन ये है, एक हमारे पास ये रहा आर, मान लो 1, ये R2, ये R3। आप इसको कैसे कहोगे कि भाई देखो कि पहले प्रतिरोध का जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इस प्रकार से ही आगे जुड़ा रहता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, आप इतना सोचो कि एक रास्ते में जा रहे हो, गांव ए गांव से बी गांव जा रहे हो, बीच में 3 जगह अलग अलग जगह रोड टूटी हुई है। भाई वही तो गाड़ी में ब्रेक कौन लगाएगा? रोड टूटी हुई है, 3 जगह रोड टूटी हुई है, तो कुल मिला के आपको बाधा ज्यादा हुई कि कम हुई? पहले एक ही जगह टूटी हुई थी, अब एक ही जगह 2 जगह टूटी होगी तो बाधा और क्या होगी? बढ़ेगी। 3 जगह टूटी होगी तो और ही बढ़ेगी। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा तो कुल प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि कुल प्रतिरोध होता भी क्या है? तो कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और दूसरा है कि भाई सारा गांव का ए गांव से बी गांव पूरा ट्रैफिक इसी में जाएगा, तो ट्रैफिक जाम की भी समस्या रहेगी। तो आपको बात क्या रहनी है? काफी ज्यादा रहनी है। ध्यान से समझ लेना। आप लिख लिया? अब देखो कि छोटा सा सिंपल सवाल ही देता हूं मैं तो, वैसे भी एक क्वेश्चन दे देता हूं। देखो 20 ओम, 10 ओम, 35 ओम, बताइए मुझे कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ऐसा तो कोई बड़ा सवाल तो है नहीं, सवाल छोटा सा है। तो आप कहेंगे भाई 20 प्लस 10 प्लस 35 बराबर कितना ओम है? 65 ओम। मैंने इस सवाल के लिए इतना नहीं माथा पड़ी कि आपका एक लाइन पूछी जाती है परीक्षा में कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान, सबसे बड़ा प्रतिरोध, इनमें से सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन है? 35। सबसे बड़ा प्रतिरोध 35 ओम से भी ज्यादा है, यही लाइन पूछी जाती है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता। ठीक है, तो आप लाइन लिख लीजिए। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। ध्यान रखें। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, एक मैं और दे दूं सिंपल सा सवाल आपको। यदि मान लो एक प्रतिरोध है R मान का, दूसरा प्रतिरोध भी R है, तीसरा प्रतिरोध भी R है, तो प्रतिरोध का कुल मान कितना होगा? तो आप कहेंगे R प्लस R प्लस R बराबर कितना होगा भाई? 3R। यदि मैं 4 प्रतिरोध जोड़ता तो आप क्या कहते हैं? 4R। 5 जोड़ता तो क्या कहते हैं? 5R। और इसी प्रकार 6 जोड़ते तो 6R।
तो एन जोड़ता तो क्या कहते हैं, एन आर है। नहीं मात्रक तो लगा दे, मात्रक तो इसमें भी नहीं लिखा, तो यहाँ की इतना क्या होगा, दिक्कत है नहीं। मामला मामला मात्रक का नहीं, ओम नहीं नहीं, वैल्यू तो ओम तो लिख ही लेते हैं, ओम का मामला नहीं। मामला अपन को तो एक लॉजिक का चाहिए, ताकि मैं आपको लॉजिक को थोड़ा सा आसान करके समझा दूं। अब आपके पास एक लाइन आती है, परीक्षा में पूछी जाती है, आर मान के एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्या लाइन आएगी भाई, तो आप कहेंगे आर मान के एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा भाई, आर टी बराबर क्या होगा, एन आर। क्योंकि यदि दो जोड़ते तो दो आर होता, तीन जोड़ा तो तीन आर, चार जोड़ूंगा तो चार आर, पांच जोड़ूंगा तो पांच आर, और एन प्रतिरोध जोड़ूंगा तो क्या होगा, एन आर। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो बता देना भाई, सबसे आसान आसान ही चल रहा है। लिख लिया भाई, ठीक है। अच्छा इसमें हेडिंग लिखा नहीं, इसमें हेडिंग आगे लिखना ही था भाई, श्रेणी क्रम संयोजन नहीं है, आपने लिख लिया था, आप होशियार थे फिर। मतलब लिखना तो चाहिए था ना, श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब हमने जो पढ़ा वो कौन सा था, संयोजन श्रेणी क्रम। अब अगला जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन को आप ये समझो कि एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो बीच में हमारे पास बाधा तो होती है, अब देखो आपको ए से बी की तरफ जाने हैं, एक गांव से दूसरे गांव, तो रास्ते कितने हैं, तीन। तीन रास्ते हैं तो सारे ट्रैफिक इधर उधर बन जाएगा, तो टोटल बाधा क्या हो जाएगी, कमी होगी। नहीं तो एक ही रास्ते से सारी गाड़ियां बाइकें जा रही है तो साइड ही नहीं मिलती, तीन रास्ता है तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो बाधा क्या होगी, कम। पहला कंडीशन है, इसका मतलब है समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान घटेगा। भाई जैसे मान लो एक गांव से दूसरे गांव जाते एक ही रास्ता था, अब एक रास्ता और हो गया तो आप कहोगे ना अब ठीक है थोड़ा आराम से जाएंगे, इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा, तीसरा होगा तो और ही आसान होगा, यही मामला है।
तो एक तो आपके पास है कि कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा मुझे बताओ कि ज्यादा लोग किस में जाएंगे, जहां गड्ढे ज्यादा है कि कम है, कम है। इसका मतलब कम बाधा है वहां धारा का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा। जिधर बाधा ज्यादा है वहां धारा का प्रवाह क्या होगा, कम। क्योंकि कई जैसे मान लो आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हो, कई तो देखते हैं शॉर्टकट, कई देखते हैं कि भले 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लग जाए, रोड सही होनी चाहिए। तो दोनों का अलग अलग नजरिया है। इसका मतलब जाते तो दोनों ही रास्तों से हैं। इसका मतलब ज्यादा लोग किसे जाएंगे, जिसमें बाधा कम हो, और जिसमें बाधा ज्यादा है वहां से लोग क्या जाएंगे, कम। तो वही मामला प्रतिरोध के अंदर लागू होता है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक R1, एक R2 और एक R3। इनका कहना है कि कुल प्रतिरोध 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। यदि ये हमारे पास है तो इसको एक में भाग दे दूं इसका, लिख लिया अभी, लिख लो, लिख लो। अब देखो ये दूसरी, इस ये और ये तो सेम ही है ना भाई। एक में भाग दे दे 1/RT का, तो एक में भाग दे दे इधर वाले भाग का। तो गणित तो यही कहती है, ठीक ही है। जैसे यदि मान लो मैं आपको एक गणित का बात बताऊं, A बराबर B है, तो 1/A बराबर 1/B होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि A बराबर B प्लस C है तो 1/A बराबर 1/B प्लस C होगा कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि इधर वाली एक इकाई काउंट होती है, इधर वाली भी क्या होती है, एक ही। तो यही हुआ, तो सही है कि नहीं है। और अब आप जानते हो कि यदि मान लो एक भाग 1/A लिखने का बराबर क्या होता है, A होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है 1/1/RT बराबर क्या हुआ, RT। और ये मैंने इसलिए लिखा, एक बार परीक्षा में सवाल आया था, RT बराबर ये है, सबने कहा ये तो खोटा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि वो उसको मैचिंग लगी नहीं थी कि ये और ये वाला मामला तो अलग था, जबकि दोनों क्या है, सेम ही तो था। तो ये तो केवल गणित का तो फर्क था। तो अब आपने जो लिखा था ना 1/1/RT, तो यहाँ लिख दो RT बराबर क्या लिखा, 1/1/RT। बात तो एक ही है कि नहीं है, सेम ही बात है। तो ये मामला, इसलिए वो कोई गड़बड़ नहीं था। और यदि मान लो आपके पास केवल दो ही प्रतिरोध हो, R1 और R2, चलो दो तो बाद में देखें, पहले इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 20 ओम, 30 ओम व 60 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है। तो आप कहेंगे भाई ये हमारे पास तीनों समांतर में, तो 1/RT बराबर क्या आएगा, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। ठीक है। तो 1/RT बराबर
20, 30, 60 का लेसअप कितना है 60। 20 का भाग दिया तो कितना है 3। 30 का भाग दिया तो 2। 60 का भाग दिया तो 1। 3 2 5 1 6/60। 6/60 होने का मतलब RT बराबर क्या हुआ भाई 60/6 बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम। बात ठीक है। आप बताओ कि 20, 30 और 60 में सबसे छोटा कौन सा था 20 और उत्तर कितना आया 10। तो यानी कि सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आया कि नहीं आया। बस नोट डाल के मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था ना, ये पॉइंट लिखना था। समांतर क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। सही है। समांतर क्रम प्रतिरोध का कुल मान क्या होगा भाई सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। अगला हमारे पास एक और सवाल है कि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो आप इसको सोल्व करेंगे पहले तो आप ये लिखेंगे 1/RT बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R बराबर क्या होगा 3/R। तो RT बराबर क्या हो जाएगा R/3। तो इसका मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट ये है यहाँ R मान के N प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध RT बराबर क्या हो जाएगा भाई R/N होगा। R मान के N प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध RT बराबर क्या होगा R/N होगा। हो गया भाई। अगला यदि मान लो हमारे पास दो ही प्रतिरोध हो, एक R1 और एक R2, तो आप सोल्व करने का तरीका सीधा भी रख सकते हैं। सीधा क्या होता है भाई R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। दोनों सेम ही बात है, चाहे 1/R1 प्लस 1/R2 करो चाहे ये करो, बात तो सेम ही उसी से तो निकल गया है। इसका मतलब है यदि मैं आपको एक सिंपल सा सवाल देता हूं कि एक प्रतिरोध है 10 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है हमारे पास 15 ओम का, तो कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में कितना होगा।
सोल्व कर लो, पहले पर्सन लिख लो फिर उत्तर कर लो। सूत्र ऊपर लिखा हुआ R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक बच्चे का डाउट है कि 3/R था तो R/3 कैसे आया? इधर उल्टा नहीं हुआ, 1/RT का RT हुआ, तो ये दोनों को इनको क्या उल्टा कर दिया आंसर हर को, तो इसको भी क्या करूंगा, उल्टा ही करूंगा। ये तो भिन्न राशियां हैं। हो गया? कितना आया? 6 आया। तो ये हमारे पास हो गया RT बराबर 10 गुणा 15/10 प्लस 15। 15 × 10 कितना होता है? 150 बटा कितना है? 25 बराबर क्या है? 6। अब देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का बेसिक लॉजिक तो हमने बता दिया आपको। हाँ, मतलब क्या श्रेणी समांतर 10/3 हो जाएगा, यही तो मैंने लिखा है। R मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/n। 10 ओम के 3 प्रतिरोध है तो कुल 10/3 हो जाएगा। 4 होगा तो 10/4, 5 होगा तो 10/5। श्रेणी और समांतर के बेसिक जो थ्योरी का सवाल या लॉजिक सवाल जो पूछा जाता है वो बेसिक पूरा है कंप्लीट। अब हम करते हैं मिश्रित क्रम को सवाल को। मिश्रित क्रम में आपको ये देखना है सबसे पहले कि श्रेणी कौन है, समांतर कौन है। जैसे मैं एक आपको सवाल देता हूं, ये हमारे पास मान लो 10 ओम है, ये 20 ओम है, और यहां मान लो लिख दिया मैंने 60 ओम। ये 60 ओम क्यों मैं लिख दूं, 10 ओम ही लिख दूं भले, ठीक है। सर 15 कर देते हैं ना, कोई भी एक नया आंकड़ा ही करना है, 15 कर देता हूं मैं, ठीक है, जो भी है। अब ये मामला है। अब देखो पहली बात तो ये है कि सवाल कोई सा भी टफ नहीं होता है। अरे ठीक है, मुझे आपको क्या लगता है मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, है कि मुझे आता नहीं था? है, मुझे इसमें इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज गए नहीं है, उनको बताना होता है कि प्रतिरोध का कनेक्शन होता कैसा है। रियल बात तो ये है, मैं इसलिए श्रेणी को आराम से करा रहा हूं, समांतर आराम से करा रहा हूं, उसमें इतना लगाऊं क्योंकि मैं करूं सीधा मिश्रित में भिड़ंत होगी कैसे जब पता ही नहीं चला श्रेणी में क्या था और समांतर में था क्या। इसलिए आपको एक एक चीज बताता हूं, नहीं तो मैं सवाल सीधे ही बढ़ा ही देता ना। आपको क्या लगता है इतना आसान क्यों देता मैं? ऐसा है कि सबसे पहले इसमें जैसे मिश्रित क्रम आया, मिश्रित का मतलब है श्रेणी और समांतर दोनों आया, तो मेरा पहला सवाल है क्या 10 ओम 15 ओम के साथ समांतर में है? तो नहीं है, क्योंकि समांतर वो होता है जिसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मिले हुए हो। अब 10 ओम का तो अंतिम बिंदु यहां पर है और 15 ओम का अंतिम बिंदु यहां पर है, मिला हुआ है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 और 15 समांतर में नहीं है। उससे पहले क्या है, 10 और 20 कौन से क्रम में है? इन दोनों के बीच में और कोई आया क्या? तो 10 और 20 है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो इसको सोल्व करो, बताओ कितना हो जाएगा मान। तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में तो 10 और 20 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 30 ओम। और ये कितना ओम है भाई? अब बताओ ये दोनों कौन से क्रम में है? अब कर लो सोल्व। समांतर क्रम में तो सूत्र क्या होता है भाई? R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। आपकी ठीक गणित है तो 30 और 15 कितना हो गया? 45। 15 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, बराबर हो जाएगा 10 ओम।
सर हमको जो टेक्निकल पढ़ा रहे हैं इन सर का क्या नाम है? वाह, कितने हैं? 22 है। सर का नाम 22 है। अब देखो बात है श्रेणी और समांतर की। श्रेणी और समांतर की एक है 10 ओम, दूसरा 20 ओम। क्या 10 और 20 श्रेणी क्रम में है? क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में से तार जा रहा, दूसरा कनेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए 10 और 20 श्रेणी क्रम में नहीं है। उससे पहले 20 और 30 कौन से क्रम में है? 20 और 30 का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक साथ मिले कि नहीं मिले? मिले हुए हैं। मिले हुए हैं तो इसका सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा? 20 गुणा 30 बटा 20 प्लस 30। 20 प्लस 30 कितना होता है? 50। 600 में 50 का भाग दिया, कितना आया? 12। तो आप कहेंगे भाई ये हमारे पास ऐसा कनेक्शन हो गया, एक तो 10 ओम है और दूसरा कितना ओम हो गया? 12। और कौन से क्रम हो गया? अब श्रेणी। कुल मान कितना हो गया? 10 प्लस 12 बराबर 22 ओम। कौन सा नीचे 30 कहां से आया? ये 30 कहां से? ये तो सवाल ही दूसरा है ना भाई, सवाल दिए तो। ये तो ऊपर है, नीचे भी तो नहीं है। वो तो कह रहा है नीचे 30 कहां से है? नीचे 30 है कहां? ये तो R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2 वहां से है। तुझे बड़ा मालूम है? हैं? हैं? किसको? किसको? क्यों? हैं? क्यों? लिख लिया भाई। ओके। अब देखो अगला सवाल करते हैं अपन। कोई बात नहीं। ऐसा है भाई, ये सवाल है बहुत ही आसान। यदि आपको पल्ले पड़ गए तो। 20 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 30 ओम। अब बात है ये, अब ये जो है ना, मैं टेढ़ा मेढ़ा आकृतियां बना रहा हूं केवल, और हो सब कुछ सीधे सीधा ही है। अब आपके परीक्षा में सवाल बहुत बार सीधा सीधा होता है, टेढ़ी मेढ़ी तो आकृति बना के देता है। सबसे पहली बात है कि इन पॉइंटों की तरफ से कभी सोल्व नहीं होता, सोल्व होता पीछे की तरफ से। आप बताओ कि 10 और 40 समांतर क्रम में है कि नहीं है? समांतर में ना, यानी कि ये जो 10 आएगा यहां से ही शुरू हुआ और यहां पे जाके क्या होगा? खत्म। 40 भी ऐसे ही है मामला। 10 और 40 कौन सा क्रम है? समांतर। समांतर क्रम में है तो अब आपका सोल्व हो जाएगा। क्या आएगा मान? 40 गुणा 10 बटा 40 प्लस 10। तो देखो 400 बटा 50 कितना हो जाएगा? 8। 8 ओम हो जाएगा। जैसे ही 8 ओम वो हुआ, अब आप नया परिपथ बना लो। तो ये कितना है भाई? 20। ये कितना है? 8। ये कितना है? 30। तो बताओ टोटल कितना हो गया? तो 20 प्लस 8 प्लस 30 कौन से क्रम में है? श्रेणी में। तो बताओ कितना आया मान? 58। 58 ओम।
हो गया? ठीक है। अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट, एक और सवाल देते हैं। क्या हुआ? क्या एग्जाम का क्या करो? कौन बोल रहा था? बोलते बोलते रुकते क्यों? तो बोलते क्या पूछ रहे थे? कौन आप पूछ रहे थे? तो क्या पूछ रहा था? खड़ा हो जाए। अब बता क्या पूछ रहा था? शाबाश, खड़े ही रहे। हाँ लिखो भाई। 6 ओम के 3 प्रतिरोध समबाहु त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं, तो किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बोलो या कुल प्रतिरोध बोलो, कितना होगा? करो भाई ज्ञात। याद आएगा? आएगा 3-4 दिन में याद आ जाएगा। यहाँ तो तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। देखना यह है कि कौन किसको जानता है। नहीं नहीं, बात बता पूरी। तू गोल क्यों कर रहा है? बात तो थी। तू कौन बोला फिर? है? तू ही बोलो, कोई और नहीं बोला। कोई बात नहीं, होना ही पड़ता हो तो। कितना आया? 4 ओम किस किस का आया उत्तर? कितने जनों गया? आपका गया? देखो मामला यही है, ये कुछ नया नहीं कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज बनाओ। समबाहु त्रिभुज यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और हर एक मान कितने ओम का है भाई? 6 ओम का। अब इन्होंने कहा कोई भी दो कोणों के बीच में प्रतिरोध बता दो। मैं कहता हूँ एक कोना ये ले लूं, एक कोना ये ले लूं, इन दो कोनों के बीच प्रतिरोध याद कर लूं, कोई सा भी दो कोना लो। ठीक है। अब जब मैं इनको ज्ञात करूंगा तो आप मुझे बताओ ये 6 और 6 कौन से क्रम में है? एक 6 के बाद में दूसरा 6 आ रहा है। जब एक के बाद दूसरा आ रहा है तो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी। श्रेणी है। श्रेणी क्रम में मान जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो आप कहेंगे ये तो हो गए 6 ओम, ये कितना हो गया? 12। ये है ए और ये क्या है? बी। बताइए तुल्य प्रतिरोध क्या है? 6 × 12 बटा 6 + 12। 12 × 6 कितना होता है भाई? 72। 72 में 18 का भाग दिया, कितना आया? 4। आ गया? है? हाँ भाई, अरे मैं गुणा उणा तो मैं लिखता ही हूँ, बाद में मैं करता नहीं हूँ, सीधा लिख देता हूँ।
आप मेरे से ये उम्मीद मत करना मैं 12×6 = 72 लिखूं, 12×8 = 18 लिखूं, फिर भाग दूंगा। मतलब अपन ये पढ़ने आए भी तो नहीं थे ना, हम ये इसको कैलकुलेट करने पर 4 ही तो आ रहा है। कैलकुलेट इतना तो गुणा आप करेंगे ना भाई, ये मेरे से क्यों उम्मीद करोगे। मेरा आज जो क्लास के अंदर जितनी भी चीज बताना था उसका उद्देश्य एक ही चीज था कि आपको पता चले श्रेणी होता है क्या, समांतर होता क्या है। ये पता चल गया तो सारे सवाल आगे हो जाते हैं। क्योंकि श्रेणी और समांतर में यदि मान लो सीधे सवाल पूछेगा तो वो पूछ ही लेगा, जो हमने थ्योरी की लाइन लिखी है। कनेक्शन देख के पूछेगा तो हमेशा आपको ही सोचना पड़ता है कि श्रेणी कौन सा है, समांतर कौन सा है। इसके लिए पहले समझ नहीं तो पड़ता है। तो ये पता चल गया कि नहीं चल गया। तो कल हम करेंगे आगे के सवाल। कल आपकी किसकी क्लास है कि नहीं, आपकी क्लास में अनाउंसमेंट हो जाएगा। संडे को आप छुट्टी मान के मत बैठना, हो सकता है आपकी क्लास हो सकता है आपकी क्लास नहीं हो। ये आपको 2-1 घंटे बाद स्टाफ बता देगा आपको, ठीक है भाई। ओके।